हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। ये प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या, किससे संबंधित है। तो आप लोग सामने देख रहे हैं कि ये बांस के जो दिख रहे हैं पौधे, तो इससे समझ आ गया होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बांस से संबंधित है, मतलब बांस आधारित है। और ये अगर हम लोग देखा जाए तो खासकर जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वैसे भूमियों पर बांस आधारित हरे पेंच बनाए जाएंगे। तो ये क्यों बनाए जाएंगे? तो इसलिए बनाए जाएंगे ताकि जो भूमि का मरुस्थलीकरण हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसे बचाया जा सके। नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा असर प्रकृति पे या लोगों पे या वन्य जीवों पे बहुत ही ज़्यादा असर उसका देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, ये प्रोजेक्ट बोल्ड में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो जितने भी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें पेंच बनाए जाएंगे। बांस के जो आधारित हरे हरे पेंच बनाए जाएंगे, वो पेंच ऐसे ऐसे करके जो बांस लगाए जाते हैं जगह जगह पे, वैसे वाले पेंच बनाए जाएंगे ताकि जब ये बढ़े, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है बांस, और ये तेज़ी से बढ़ेगा तो उसके कारण ये होगा कि जो भूमि का वहाँ का कटाव या अपर्दन, ये सब चीज़ें बहुत ही कम हो जाएंगी। और साथ में एक तरीके से इसके बहुत फ़ायदे भी हैं जो आगे चल के हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये भारत में इस तरह का एक पहला कार्यक्रम है जो कि इस पे मरुस्थलीय करण जो हो रहा है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है इसके माध्यम से। तो ये जो बोल्ड है, तो ये बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, तो इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान से स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान का जो उदयपुर वाला जिला है, वो उस उदयपुर जिले के एक मांडवा जगह है, उस मांडवा जगह से, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है मांडवा को, वहीं से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में अभी 5,000 पौधे लगाए जाएंगे बांस के, वो भी केवल 2 प्रजाति के लगाए जाएंगे। एक जो होता है बम्बूसा टुल्डा, उसका लगाया जाएगा, और दूसरा लगाया जाएगा बम्बूसा पॉलीमोर्फा जो होता है उसका लगाया जाएगा। ये दोनों जो प्रजाति है ये बहुत ही अच्छी प्रजाति इसको मानी जाती है। ये असम साइड से लाके यहाँ लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद ये तो स्टार्टिंग यहाँ से शुभारंभ हो रहा है, लेकिन ये जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है ऊपर में जम्मू कश्मीर के पास, वहाँ ये गुजरात अहमदाबाद ये एरिया में अभी इसका काम करना है। कब तक के लिए? तो ये 21 अगस्त तक, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि 21 अगस्त तक कुल टोटल 15,000 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है अभी। लेकिन स्टार्टिंग में कितने लगाए जा रहे हैं? तो 5,000 पौधे लगाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और बाद में लेह लद्दाख में, फिर उसके बाद गुजरात में, मतलब 21 अगस्त से पहले हर चीज़ों को कंप्लीट किया जाना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट को आखिर चला कौन रहा है। तो ये प्रोजेक्ट को चलाने वाला जो है वो है KVIC, जिसे कहा जाता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो KVIC है, ये KVIC किसके अंतर्गत आता है? तो MSME के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्यम होते हैं उसके अंतर्गत आता है। और जो ये KVIC है के मतलब जो खादी बांस महोत्सव है उसके तहत इस प्रोजेक्ट बोल्ड को चलाया जा रहा है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो खादी बांस महोत्सव है उसके तहत चलाया जा रहा है। और ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ये 1956 के एक्ट के तहत इसे बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत काम करता है। और मैंने जैसे बताया कि इसके अंतर्गत
अभी 15,000 पौधे लगाने हैं, लेह लद्दाख, गुजरात और राजस्थान में मिलाकर। तो इन जगहों पे मतलब ये चीज़ों को अभी लागू किया है, फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में उसका विस्तार किया जाएगा, क्योंकि भारत की स्थिति भी देखें तो बहुत ज़्यादा मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो वो सब चीज़ के बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाना। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरह का मतलब ये अनोखा और पहला पहल है जो कि इस रास्ते पे चल रहा है। तो अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। ये सब चीज़ों को तो हमने जान लिया कि कहाँ से चलेगा, कौन चलाएगा। अब उसके बाद हम लोग ये चीज़ों को देख लेते हैं कि जो मतलब बांस के महत्व, तो ये जो बांस होते हैं एक तरीके से आप बोलिए तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले अगर बोला जाए तो ये बांस ही होते हैं। ये बांस का क्या होता है कि 3 साल के अंदर, ये 3 साल के अंदर काटने योग्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई है तो बांस ही है। और एक तरीके से सदाबहार 12मासी पौधे के रूप में इसे जाना जाता है। तो बांस होता है वो ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है, मतलब घास के अंतर्गत इसे रखा जाता है इस बांस को। और अगर बात करें तो ये जो बांस का महत्व तो ये है कि ये मिट्टी के कटाव को भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोकता है। अगर बांस लगे हुए हैं तो ये मिट्टी के कटाव को बहुत ही कम मात्रा में कर देता है। और साथ ही साथ अगर इसमें बात करें वाष्पीकरण की, तो ये वाष्पीकरण में भी बहुत ज़्यादा कमी लाता है। इससे पानी का संरक्षण होता है। साथ में जो भी भूमि के सतह पे पानी होता है उसको मतलब वाष्पीकरण को कम करने में ये बहुत ही कारगर साबित होता है, ये जो बांस के पौधे होते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो इससे जल संरक्षण तो होगा ही, और साथ ही साथ ये अवशोषण गुण इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये अवशोषण गुण क्या है, तो ये क्या करता है कि जितने भी प्रदूषण है उस प्रदूषण को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है अपने अंतर्गत, और फिर शुद्ध एयर वापस छोड़ देता है। तो ये बहुत ही कारगर मतलब एक अवशोषण गुण, इसीलिए कहा जाता है इसको कि अवशोषण गुण इसमें विद्यमान होते हैं, क्योंकि बांस जो होता है ये बांस चारकोल का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें लगभग अगर बोला जाए तो बांस की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 136 प्रजातियां केवल बांस की पाई जाती है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, इसी महत्व में ही देखेंगे। तो उसमें आगे देखते हैं कि जो शोधकर्ताओं द्वारा बताए जाते हैं या बहुत सारे शोध किए जाते हैं तो उनके आधार पे क्या चीज़ों को बताया जाता है वो तो हम लोग नॉर्मली जान लिए बांस के महत्व को। अब यहाँ देखते हैं तो जो हानिकारक पैरावैगनी किरणें होती है उससे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बांस हमें बचाता है, ये कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और साथ में जो जलवायु में 35% तक जो CO2 की मात्रा होती है, ये CO2 की मात्रा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जो कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। तो ये भी बहुत ही महत्व का एक विषय है। और साथ में देखा जाए तो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। ये मतलब कहा जाए तो जो बांस की जड़ें होती है वो जल अवरोध बनाती है, मतलब फैल जाती है चारों साइड, तो एक अवरोध के रूप में बन जाता है। तो मिट्टी कैसे मतलब क्षरण होगा ही नहीं, अपरदन होगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी के कटाव को ये रोकती है। साथ में ये क्या करती है कि ये नाइट्रोजन के बहुत ही उच्च मात्रा, बोला जाए बहुत ही अधिक मात्रा को ये अपने अंदर सोख भी लेती है। तो जिससे क्या होता है कि प्रदूषण को वातावरण में कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है इस बांस के माध्यम से, कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण कम हो जाते हैं। साथ में देखा जाए तो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में भी बांस का एक अलग ही महत्व है। इससे बिजनेस, व्यापार या बांस से बहुत सारे चीज़ें, खाने की चीज़ें भी बनाई जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में भी इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जहाँ बांस होता है वहाँ पे जैव विविधता की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पास जैव विविधता की एक तरीके से बोलिए तो बहाली होती है। तो ये इस चीज़ों में भी बहुत ही लाभप्रद होता है ये जो बांस होता है। इसीलिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये प्रोजेक्ट को लाया गया है जिसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट बोल्ड।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये तो बहुत ही महत्व का मुद्दा है कि ग्रामीण आदिवासियों को लाभ। तो इससे लाभ ये होता है कि उन लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं या फिर युवा हैं, उन लोगों को रोजगार को बढ़ावा मिलता है बांस के माध्यम से, क्योंकि एक से एक चीज़ बनाए जाते हैं। साथ में उन लोग का कौशल विकास किया जाता है बांस के लिए। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन ने भी छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलकर, जो अमेज़ॉन है वो क्या है, बस्तर वाले जो आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले इलाके हैं, वहाँ जितने भी बांस से निर्मित वस्तुएं हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को अपने अमेज़ॉन के साइट पे बेचने के लिए एक बॉन्ड भी साइन किया गया है दोनों के साथ, कि मतलब वो सब चीज़ों को बेचा जाएगा, एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उन लोगों को, ताकि उन लोगों की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें उन लोगों को बढ़ावा मिल सके। जो आदिवासी जो बहुल इलाके हैं उन लोगों को इससे एक रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ में उन लोग की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो बांस से वस्तुओं के निर्माण भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास घर भी बनाए जा रहे हैं बांस से। फिर यहाँ इसे बोला जाता है सूपा बोला जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोला जाता है इसको, कहीं कुछ बोला जाता है। फिर यहाँ देखिए बांस के से एक तरीके से पानी का बॉटल बनाया गया है, बांस से अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। हस्तशिल्प में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, जो बांस का योगदान है। और भवन निर्माण जब करते हैं तो उसमें बांस का भी एक अलग ही महत्व है, क्योंकि बांस से ही सेंटिंग या बहुत सारे काम उसमें किए जाते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और ग्रामीण आदिवासियों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ में एक जो आजीविका के अवसर हैं, वो एक नया अवसर भी उन लोगों को इसके माध्यम से प्राप्त होगा, ये बांस के माध्यम से। तो फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि जो बात हो रही है भूमि मरुस्थलीकरण पे, तो ये भूमि मरुस्थलीकरण आखिर होता क्या है। तो जो यूएन ने जो एक तरीके से परिभाषा दिया, वो परिभाषा ये था कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण होना ही मरुस्थलीकरण होता है। मतलब इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन या मानवीय गतिविधियों के कारण ये सब चीज़ें होती है, जिसके कारण भूमि क्षरण होता है। तो ये इसी को कहा जाता है मरुस्थलीकरण। ये एक परिभाषा यूएन के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ हम लोग देखें तो जो प्राकृतिक और अगर कृत्रिम कारक हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही तो मेन कारक है कि या तो मानवीय कारक हो सकते हैं या तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिससे कि भूमि का क्षरण हो। तो उसमें सबसे पहले आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव डालता है। तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे करते हुए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डाटा के माध्यम से, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ों में लोगों का ध्यान जा रहा है या सरकार का ध्यान जा रहा है। साथ में अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के क्षरण से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। संसाधनों का अगर अत्यधिक दोहन किया जाए तो उससे भी होता है। पेड़ पौधों की कटाई की जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जब पेड़ रहेंगे ही नहीं तो वो पानी के साथ या फिर बहुत कारक हैं जो कि मतलब मरुस्थलीकरण के लिए अपना अपना योगदान देते हैं, जिसको कम करने के लिए ही सरकार अथक प्रयास की ओर बढ़ रही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो उसके डाटाओं से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये भूमि मरुस्थलीकरण है, तो जो UNCCD में सरकार के जो आंकड़े थे, यूएन के द्वारा जो होता है, मतलब हमेशा सम्मेलन होता है, उसमें जो आंकड़े दिए गए थे उस आंकड़े के अनुसार ये बताया गया था कि 2003 से 2005 में जो 81.48 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र हैं, मतलब जिसे कहा जाता है मिलियन हेक्टेयर एरिया, तो ये जो एरिया थी वो कितनी थी 2003 से 2005 के बीच में, तो 81.48। और वही अगर हम लोग बात करें 2011 से 2013 के बीच, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि 82.64 जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो मरुस्थलीकरण हो चुका है। मतलब एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो यहाँ 8-9 साल के अंदर ही, मतलब 6 से 7 साल के अंदर ही अगर बोलिए, तो ये जो वृद्धि दर हम लोग देखें तो 1.16 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो रहा है।
तो ये इसलिए इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पूरे देश को, पूरे दुनिया को, और साथ में भारत को भी। क्योंकि जो भारत की अगर हम लोग बात करें तो अभी की स्थिति अगर देखें तो 29% क्षरण की कगार पे है भारत की जो भूमि है। ध्यान दीजिएगा, भारत की जो उपजाऊ भूमि कहलाती थी वो अभी 29% क्षरण की कगार पे पहुंच गई है। तो ये एक तरीके से बहुत ही चिंता का विषय इसीलिए बना हुआ है। और ये जो मरुस्थलीकरण है, भूमि का मरुस्थलीकरण, इससे आखिर प्रभाव क्या होंगे, क्या चुनौतियां आएंगी, तो वो चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके चुनौतियों को हम लोग जब देखेंगे तो इसमें सबसे पहला आता है जैव उत्पादकता में कमी। मतलब वहाँ उत्पादन, क्योंकि उर्वरकता या फिर भूमि की जो शक्ति होती है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि भू मरुस्थलीकरण अगर हो गया तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ में अगर देखा जाए तो वन्य जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव इसका पड़ता है। जो भूमि मरुस्थलीकरण है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोगों का विस्थापन होने लग जाता है, जानवरों के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ। और बाकी ये देखिए, एक लड़का आप लोगों को दिख रहा है और साथ में गाय दिख रहे हैं, इन लोग चलते जा रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ हरे घास या पेड़ पौधों की मात्रा कितनी दिख रही है। सोचिए कि कितना मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कितने किलोमीटर दूर दूर तक लोग गायों को चराने के लिए ले जाना पड़ता है, उन लोगों के चारा का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही साथ जो वहाँ आसपास के लोग रहते हैं उन लोगों के जो आजीविका पे बहुत ज़्यादा असर ये डालता है, जो ये मरुस्थलीकरण है। और साथ में अगर हम लोग देखें तो जो आर्थिक विकास पर भी बाधा बनती है, क्योंकि आय का कोई साधन नहीं रह जाता, वहाँ उपजाऊ भूमि नहीं रहती, कोई कुछ चीज़ों को उगाया नहीं जा सकता, तो फिर आर्थिक विकास कैसे होगा। तो एक तरीके से बोलिए तो आर्थिक विकास मंद पड़ जाता है। साथ में खाद्य संकट तो होगा ही, क्योंकि जब कुछ उगाया नहीं जाएगा, कुछ होगा ही नहीं वहाँ, तो खाद्य संकट तो स्वाभाविक सी बात है कि होना ही होना है। साथ में अगर हम लोग देखें तो पलायन, लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह फिर विस्थापित होने लगते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पास अगर उन लोगों के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेगी, खाने की कोई सुविधा नहीं रहेगी, खाद्य संकट आएगा, तो पलायन तो निश्चित है कि पलायन तो होना ही है। और जो सतत और जो आर्थिक विकास में बाधा बनना ही है, तो लोग उस जगह को छोड़ के अपने आजीविका के लिए दूसरे जगह पे विस्थापित होते हैं। इसीलिए जो प्रोजेक्ट बोल्ड को लाया गया है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो जितने भी मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्र हैं, वहाँ बांस उगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। इसलिए लाया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड को। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इस तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।